तो दस्तक में आपका स्वागत है। मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। आज प्रधानमंत्री रवाना हो गए वियतनाम और चीन के दौरे पर, और दूसरी तरफ नवजोत सिंह सिद्धू ने मोर्चा बनाने का ऐलान किया है। जाहिर है आम आदमी पार्टी में जाएंगे या ना जाएंगे, सस्पेंस एक लिहाज से खत्म हुआ। लेकिन दूसरी तरफ एक साथ वियतनाम और चीन, जिनके भीतर 36 का आंकड़ा है, प्रधानमंत्री दोनों देशों की यात्रा कर रहे हैं। भारत एक लिहाज से चीन को अब चिता रहा है, साइज में रही है। संकेत क्या निकलेंगे G20 की बैठक के बाद याद करना होगा। लेकिन दस्तक में बात आज उस गांव की होगी, उस देश की होगी। जोड़िए तो मेरा गांव मेरा देश। किस तरीके से, किस रूप में आजादी के 69 बरस बाद भी हम सफर पे आपको लिए चल रहे हैं एक ऐसे गांव में जहां पर लोग सुनकर खुश हो चले हैं, अच्छा रेलगाड़ी आएगी। देखिए तो देश में रेलगाड़ी तो आजादी से 94 बरस पहले ही आ गई, 1853 में। लेकिन आजादी के 69 बरस बाद भी एक गांव ऐसा जहां लोगों ने रेलगाड़ी देखी ही नहीं। और अब जब गांव वाले सुन रहे हैं कि गांव में पटरी बिछेगी, रेलगाड़ी आएगी, तो हर चेहरे पर गजब की खुशी है। जब ट्रेन यहाँ पर जो आदमी सपना में नहीं देखा है, तो ट्रेन आ जाएगा तो सभी लोग के खुशी हो जाएगा मन। अभी तक तो कोई ट्रेन देखा है नहीं सरकार। ये बहुत खुशी की बात है कि आप लोग का नज़र खुल गया। अगर ऐसा कर देते हैं तो आप लोग की जिंदगी के लिए सभी कोई आदगारी मिल रहेगा। जी, ये गांव बिहार के गया जिले का गेलहोर गांव है। वही गांव जहां पहाड़ का सीना चीरकर दशरथ मांझी ने रास्ता बनाया। बहुत बड़ा है तो 2011 में तारकोल की सड़क बनी तो गांव में सरपट गाड़ी दौड़ने लगी। तो फिर क्या पता तो चला कि सरकार देगा, तो अभी इतना उम्र हो गया, अभी तक तो ट्रेन में नहीं चढ़ा। दे देगा तो शुक्रिया अदा सरकार का। ट्रेन देख चढ़ करके हम लोग आसमान हो जाएंगे। लोग बहुत खुशी की बात है, खास परिवार की बहुत खुशी की बात है कि पहली बार ट्रेन लोग गांव में लोग ट्रेन देखा भी नहीं था। यहाँ लोग सरकार ने यहाँ स्टेशन बनाने का फैसला किया, बहुत हम खुश हैं। बहुत खुशी की बात है इस गाँव वासियों को। तो दशरथ मांझी के गांव में हर पीढ़ी को आजाद भारत में रेलगाड़ी देखने का मौका मिलेगा। आजादी के 69 बरस बाद ही सही, लेकिन इससे बेहतरीन आजादी और क्या हो सकती है। गजब का दौर है, गजब का देश है, गजब की स्थितियां हैं, और देश तो गांव में ही बसता है। तो चलिए आपको दो गांव लिए चलते हैं जहां पर ऐसे शिक्षक जिसके आप मुरीद हो जाएंगे। रिपोर्ट देखिए। आंखें नम, दिल भारी। मास्टर साहब जा रहे हैं स्कूल छोड़कर। ट्रांसफर हो गया है मास्टर साहब का। बच्चों को ऐसा शिक्षक कभी मिला ही नहीं था, और मां साहब ने ऐसे जतन से पढ़ाया था कि बच्चे तो बच्चे, बच्चों के माँ बाप भी विदा करने स्कूल आ पहुंचे। बच्चों को दिया हुआ संस्कार आज तक किसी मास्टर ने नहीं दी। हम लोग का यही आ रहा है कि जितना ही पति को, जितना बालक को, इतना ही मास्टर साहब को आ रहा है कि हमारे नज़र में अब मास्टर ऐसा नहीं मिलेंगे। इन्हीं के तरह से कोई ऐसा टीचर आवे कि जो इनके बताए हुए रास्तों पर चले। देवरिया के पिपरगिन्ना गांव में मजदूरों के, दलितों के, किसानों के जितने बच्चे जिन्हें माँ बाप कभी स्कूल भेजना नहीं चाहते थे, 7 बरस पहले 2009 में मास्टर साहब यहाँ गांव पहुंचे। घर घर जाकर मिन्नतें करने लगे, बच्चों को स्कूल भेजे। खुद ही बच्चों का फिर स्कूल में एडमिशन कराया, और उसके बाद ऐसा पढ़ाया कि छात्र मुरीद हो गए। जब हम 5 की क्लास से निकले तो हमारे सर जी कह रहे थे, बच्चों तुम लोग पढ़ाई मत छोड़ना, फीस कापी किताब जो भी कपड़ा लत्ता जो भी लगे हमसे मांगना, लेकिन तुम लोग पढ़ाई मत छोड़ना। हमारे सर जी बहुत अच्छे हैं और हम नहीं चाहते हैं छोड़ कर जाएं स्कूल। कुछ लोग अपनी परेशानी को बताए कि भाई मजदूर करने जाते हैं हम लोग, तो घर देखने के लिए बच्चे को रोक लेते हैं। फिर उनसे हमने शिक्षा के महत्व के बारे में पूरा जानकारी दिया कि आप शिक्षित होंगे तो ये नौकरी पाएगा, ये होगा। उसके साथ तमाम चीज़ें जोड़ करके हमने इन लोगों को समझाने में का प्रयास किया, और ये लोग समझे और अपने बच्चों को विद्यालय भेजना शुरू किए। और अब ये देखिए मास्टर साहब की विदाई रैली, पूरा गांव चल दिया पीछे पीछे विदा करने। ऐसा सम्मान कम शिक्षकों को ही मिलता है।
और यह उस दौर की लाजवाब कहानी है जब सरकारी स्कूल के शिक्षक अक्सर अपनी अज्ञानता के लिए सुर्खियों में आते हैं। लेकिन अवनीश यादव ने सरकारी शिक्षक की छवि बदल डाली। वैसे अवनीश अकेले नहीं है। बैंड बाजे के साथ शाहबाद इलाके के रामपुरा गांव में सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल मुनीश कुमार को भी इसीलिए शानदार विदाई दी गई क्योंकि गांव वालों ने इससे पहले कोई ऐसा टीचर देखा ही नहीं था। प्रिंसिपल साहब भी जाना नहीं चाहते, लेकिन क्या करें, ट्रांसफर हुआ है, सरकारी नियम से बंधे हैं। लेकिन बच्चों के लिए क्या नियम, वो क्या नियम कायदे जाने। रो रहे हैं, मिन्नतें कर रहे हैं, मत जाइए। वापस आया है। तो ये दो सरकारी शिक्षक मिसाल भी हैं, उम्मीद भी। और सच यही देश का कि गांव में देश अब भी बसता है और ऐसे सरकारी शिक्षकों के समर्पण के बूते ही गांव से सितारे चमकते हैं और फिर दुनिया पर छा जाते हैं। और एक शिक्षक के पीछे चलती भीड़ को देखकर कोई भी कह पड़ेगा, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। देवरिया से राम प्रताप सिंह और रामपुर से आमिर खान के साथ अनिल कुमार, दिल्ली आज तक। रोशनी सही मायने में शिक्षा की होती है, लेकिन अगर विज्ञान के तौर पर सोचिएगा तो आपको चाहिए बिजली, यानी तार लगी हो, उसमें करंट हो। लेकिन हिंदुस्तान में गांव की त्रासदी भी एक से एक है। दस्तावेजों में उजियारा है और गांव कहते हैं हम अंधेरे में है। रिपोर्ट देखें। ये नगला फटेला 3 घंटे लगते हैं पहुंचने में, 3 घंटे, लेकिन बिजली को पहुंचने में 70 साल लग गए मेरे भाइयों बहनों, 70 साल। हम देश के पर्यावरण। लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री मोदी ने हाथरस के नगला फतेला का जिक्र किया तो विवाद हो गया कि वहां बिजली पहुंची ही नहीं, और पीएम ने गांव में बिजली पहुंचने का जिक्र कर कैसे दिया। और अब हाथरस के ही 25 से ज्यादा गांव में बिजली पहुंचाने को लेकर नया विवाद हो गया है, क्योंकि केंद्र सरकार का दावा है दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के तहत हाथरस के नागला फतेला, नगला सलेम, सुल्तान, महेवा, मैदामाई, बरौली जैसे गांव में बिजली पहुंच चुकी है। लेकिन यहाँ के लोग कहते हैं कि अभी यहाँ तो सिर्फ खंबे लगे हैं, कुछ जगहों पर तार खींच भी दी गई है, लेकिन बिजली नहीं पहुंची। सन 2013 में विद्युतीकरण होना था इसका, लेकिन सन 2016 चल रही है, अभी तक विद्युतीकरण जो है पूर्ण नहीं हुआ है। बिजली की व्यवस्था ये है कि पहले जब लाइन खींची है तो हमने कहा था उनसे, ठेकेदार से, बोले इस गली में लाइन लगाओ, लेखा खींचो, तो उन्होंने कह दिया, बोले ये सर्वे में नहीं है गली आपकी। तो सवाल यही, क्या पीएम के सपने को जल्द से जल्द साकार बताने दिखाने के लिए अधिकारी पीएम तक ही झूठ पहुंचा रहे हैं, या गड़बड़ झाला कुछ और है? क्योंकि हाथरस के सांसद का कहना है यूपी सरकार की रिपोर्ट के आधार पर ही केंद्र सरकार ने विद्युतीकरण के दावे किए और विद्युतीकरण का पैसा यूपी सरकार किसी और जगह लगा रही है, यानी घोटाला कर रही है। और जब उत्तर प्रदेश सरकार की अगर समीक्षा की जाए तो उसमें हो सकता है कि अधिकांश गांव ऐसे निकले जिनकी संख्या हजारों से ऊपर हो सकती है कि जिसमें इस तरीके के घपले निकलेंगे, निश्चित रूप से निकलेंगे। इसके लिए सीएजी टीम द्वारा ऑडिट की जा रही है। तो हो जो भी मसला, केंद्र का हो या राज्य का, सवाल तो यही, खंबे लग गए, तार बिछ गए, बिजली पहुंची नहीं, लेकिन दस्तावेजों में करंट दौड़ रहा है। राजेश सिंघल, हाथरस, आज तक। जी, स्थिति इस देश के भीतर गांव की एक है तो उसमें एक दूसरी स्थिति शहरों में। जिक्र अब कश्मीर का होगा। कश्मीर के बच्चे पढ़ने निकले, पहुंच गए जयपुर। लेकिन जयपुर में जब बच्चों को देखा सड़क पर घूमते फिरते हुए तो हमारे रिपोर्टर उनके पास पहुंचे और जो सच उन्होंने बताया वह देख लीजिए जरा। जयपुर के ज्ञान विहार यूनिवर्सिटी में खड़े ये छात्र जम्मू, कश्मीर और लद्दाख तीनों ही जगहों से यहां पढ़ने आए हैं। सभी ने प्रधानमंत्री स्पेशल स्कॉलरशिप जम्मू एंड कश्मीर योजना के तहत यहां दाखिला लिया था, मगर अचानक से होटल मैनेजमेंट के छात्रों को छोड़कर सभी छात्रों की स्कॉलरशिप बंद कर दी गई, तो कई छात्र वापस लौटने को मजबूर हो गए। अंडर प्राइम मिनिस्टर स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम, सर उस टाइम पे हमें ये क्या है कि AICTE के अप्रूवल की ज़रूरत है, 12B स्टेटस होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इस चीज़ का कोई जिक्र नहीं किया हुआ था उन्होंने वेबसाइट पे AICTE वालों ने।
तो जब हमने एडमिशन लिया सर, 3rd ईयर में पहुँचे, 3rd ईयर के बिगिनिंग में ही उन्होंने हमें, जब हमने डीबीटी फॉर्म भरा सर स्कॉलरशिप अप्लाई करने के लिए, तो फॉर्म भरा सर, और वहाँ से उनका मैसेज आ जाता है कि योर कोर्स इज़ नॉट अप्रूव्ड। दरअसल कश्मीर के छात्रों को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए 2010 में मनमोहन सरकार ने स्कॉलरशिप की योजना शुरू की। 1200 करोड़ की इस योजना के तहत हर बरस 5000 कश्मीरी छात्रों को भारत के तमाम कॉलेजों में एडमिशन भी दिया जाना था। लेकिन सरकार बदली, मोदी सरकार आई तो योजना मानव संसाधन मंत्रालय से छीनकर AICTC के संचालन को लिए दे दी गई और AICTC ने 2013 में पढ़ने आए छात्रों की स्कॉलरशिप यह कहकर बंद कर दी कि उनकी यूनिवर्सिटी सरकार या सरकार से फंडेड यूनिवर्सिटी नहीं है। इनको भरोसा नहीं, सबके मन में एक डर है कि हमसे 2 लाख, 8 लाख, 10 लाख रुपए मांगेंगे तब हमें डिग्री मिलेगी। डिग्री मिलेगी भी कि नहीं मिलेगी, ये सारी बच्चों के मन में भाई डर है। बच्चों के पेरेंट्स टेंशन में है। तो यूनिवर्सिटी कह रही है नए नियमों की वजह से छात्रों को स्कॉलरशिप नहीं मिल पा रही। हालांकि सच यह भी कि मोदी सरकार आने के बाद ही नियम भी बदले और छात्रों का इस स्कॉलरशिप को लेकर रुझान भी कम हुआ, क्योंकि 2011-12 से 2013-14 तक स्कॉलरशिप में जहां छात्रों की दिलचस्पी बढ़ी, वहीं 2014-15 में नियमों की उलझन की वजह से अचानक रुचि घट गई और जब नियमों का धुंधलका छटा तो छात्रों की संख्या नहीं बढ़ी। 2015-16 में सिर्फ 30% छात्रों ने इस योजना के तहत एडमिशन लिया और वह भी अब परेशान है। तो क्या यह योजना फेल हो गई और कश्मीर के छात्रों को पत्थर के बजाय लैपटॉप देने की बात करने वाले प्रधानमंत्री के पाले में गेंद पहुंच गई और वो कश्मीरी युवाओं को मुख्यधारा से जोड़ने वाली इस योजनाओं को कैसे दोबारा जीवित करेंगे जब छात्र ये कहते हैं। आपने ये देखा होगा कि कश्मीर का एक जो लड़का है अभी उसने मतलब वो अभी बीटेक इंजीनियर है, वो बीटेक इंजीनियर कुरुक्षेत्र में पढ़ता था, तो अभी वो मिलिटेंट बना है सर। क्यों बना है? स्कॉलरशिप की वजह से। ऐसे ऐसे कदम उठाते हैं फिर लड़के। तो अगर हमारा स्कॉलरशिप भी टाइम पे नहीं आएगा तो सर लड़कों के दिमाग में फिर गलत बातें आती हैं। 2010-11 में जब ये स्कीम लॉन्च की गई थी तो जम्मू कश्मीर के बहुत सारे बच्चे इस उम्मीद में यहाँ पढ़ने आए थे कि उन्हें स्कॉलरशिप मिलेगा, लेकिन 15-16 तक आते आते इसमें कई बदलाव किए गए, जिसकी वजह से इन बच्चों को पैसा मिलना बंद हो गया है। इन्हें दुख इस बात का है कि नेपाल के बच्चों को भारत सरकार इसी यूनिवर्सिटी में पैसे भेजती है, लेकिन इन्हें नहीं दे रही है। इसके लिए इन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेके देश के सभी सांसदों तक से गुहार लगाई है, लेकिन किसी ने अब तक नहीं सुनी है। कैमरामैन निखिल शर्मा के साथ शरद कुमार, जयपुर, आज तक। यकीनन प्रधानमंत्री मोदी से लेके देश के हर सांसद को ईमेल भेजा गया। जरा सुनिए क्या कह रहे हैं ये। अप्रैल में प्राइम मिनिस्टर सर को एक ग्रीवेंस लिखा था जिसमें अपनी सारी प्रॉब्लम बिल्कुल डिटेल में डिस्क्राइब की थी। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जेएंडके गवर्नमेंट को फॉरवर्ड कर दिया। उसके बाद 30 अप्रैल को मैंने ग्रीवेंस भेजी, 10 दिन के बाद उसका रिजल्ट आना था, लेकिन अभी तक आप चेक कर सकते हो, चाहो तो मैं आपको कॉपी भी दे दूंगा, अभी तक उसका रिजल्ट नहीं आया। मतलब पार्लियामेंट में डिस्कस हो रहा था ये चीज़ कि मतलब कश्मीर का इशू। तो मैंने सोचा कि अगर मैं सारे पार्लियामेंट के सारे मेंबर्स को लिखूं तो कम से कम एक इंसान ऐसा होगा। जबकि मैंने टाइटल लगाया था सेव 12,000 कैरियर्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, 12,000 कैरियर्स खतरे में। तो मैंने टाइटल ये लगा के भेजा था कि सेव 12,000 स्टूडेंट्स ऑफ कश्मीर। और मैंने वेबसाइट से लिस्ट निकाली सारे एमपीज़ के, सारे एमपीज़ ने 2-2, 3-3 मेल दे के रखा था। तो कम से कम एमपीज़ के 800 मेल एड्रेस बनता था। 800 मेल एड्रेस पे मैंने रात भर जाके सबको मेल सेंड किया। हम 3 लोगों ने सेंड किया था, मैं और हुसैन और एक और था लोबजंग। तो हम तीनों ने सेंड किया। सर 500 हमारे एमपी से, 500 एमपीज़ में से एक भी एमपी ने उसको रिप्लाई करने का जुर्रत नहीं किया। उन्होंने रिप्लाई नहीं की। हमने पहले दिन भेजा, चलो हमने सोचा कि यार इस दिन छूट गया होगा। अगले दिन फिर भेजा, फिर भी रिप्लाई नहीं। तीसरे दिन फिर भेजा, फिर भी रिप्लाई नहीं। हर कोई इस देश में कहता है हम सेवक हैं, खास तौर से जब नेता मंत्री बन जाए या सांसद बन जाए। और इतना ही नहीं, कहा तो यह भी जाता है कि दरअसल हम सुशासन लेकर आएंगे। तो चलिए आपको सुशासन बाबू के राज्य में ही लिए चलते हैं। हालात देखिए, त्रासदी समझिए। ये बिहार के सुशासन के माथे पर शर्म की तस्वीर है। ये कुदरत की मार से घायल बाढ़ पीड़ितों के भिखारी सरीखा होने की तस्वीर है। भूखे प्यासे बाढ़ पीड़ित राहत सामग्री लाने वाले वोट की आवाज सुनकर जैसे बेतहाशा दौड़ते हैं, उन्हें देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। और ये तस्वीरें बिहार के किसी दूर दराज के गांव की नहीं,
बल्कि बिल्कुल बिहार की राजधानी पटना से सटे फतुहा ब्लॉक की है। क्या बूढ़े क्या बच्चे, सबको पेट भरने लायक खाना चाहिए, और भूख का आलम यह कि बच्ची के हाथ में पैकेट आ गया तो छीना झपटी शुरू। सरकार प्रशासन की काहली बहुत साफ दिखती है, तो कुछ पार्टियों के नेता राहत सामग्री पहुंचा रहे हैं। स्थिति यह बनी है कि लोगों को जरूरत है, लेकिन उसके पास अभी तक राहत नाम का कोई चीज सरकार के द्वारा नहीं आया है। 2 किलो चूड़ा, पाभर मीठा, आधा किलो मीठा जो दिया गया है वह अभी जनप्रतिनिधि और प्रखंड के अंदर ही है, अभी गांव में नहीं आया है। लोग त्राहिमाम जहां हम जा रहे हैं। लेकिन बाढ़ के गीले चाबुक का घाव सिर्फ पेट पर नहीं लगा, कई जिंदगियां बर्बाद हो गई, कई जिंदगियां खत्म भी हो गई। अब भागलपुर की इन तस्वीरों को ही देख लीजिए, भीख कहिए या मदद कहिए, जो चाहे कहना है कह लीजिए, लेकिन इन 2 महिलाओं को अब सहारा भीख का है। पिंकी ने अपने पति को तो फूकन ने बेटे को बाढ़ में खो दिया। अंतिम रस्में रीति रिवाज को निभाने के लिए पैसे चाहिए और आसरा भीख का। पैसा सर केनो करबे जना सपरे हमरा भगवान जनो तेवनो करबे भीख मांगे के दलाज करे तभी क्या मांगे करबे केनो कर जनो भगवान हमरा पार घाट लगा देवन नहीं कम करबे। सरकार प्रशासन का यहाँ बिल्कुल अता पता नहीं। पिंकी और फूकन मदद मांगते हुए भटक रही है, रो रही है और गंगा मैया से शिकायत कर रही है, इतना जुल्म किया तो क्यों किया। पटना सिटी से राजेश कुमार झा के साथ राजीव सिद्धार्थ, भागलपुर, आज तक।